सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज HD से मैं हूँ आमिना असलम और मैं हूँ हैदर अवान। हमें यूट्यूब पर बराह रास्त भी देख सकते हैं, youtube.com/24newsHD विजिट कीजिए। सबसे पहले आज की अहम खबर, जस्टिस काजी फाइज ईसा ने वजीर आजम की जानिब से अरकान असम्बली को तरक्याती फंड्स देने का नोटिस ले लिया। अदालत ने एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने नोटिस अखबारी खबर पर लिया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि अदालती कार्रवाई पर बेंच बनाने के लिए मामला चीफ जस्टिस को अरसाल किया जाएगा। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि मैं हुकूमत से हिदायत लेकर अदालत को आगाह करूंगा। जो भी काम होगा वो कानून, आइन और अदालती फैसलों की रोशनी में होगा। जो भी काम होगा कानून, आइन और अदालत के फैसलों की रोशनी में होगा। अहम खबर आपको दें, जस्टिस काजी फाइज ईसा ने वजीर आजम की जानिब से अरकान असम्बली को तरक्याती फंड्स देने का नोटिस ले लिया है। अदालती कार्रवाई क्या रही, अमानत गशकोरी से जानते हैं। अमानत बताएगा नोटिस ले लिया गया है फंड से मुतल्लिक। जी, जस्टिस काजी फाइज की जानिब से ये नोटिस लिया गया है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो अरकान असम्बली को तरक्याती फंड देते हैं वो किस कानून और आइन के तहत देते हैं। और जस्टिस काजी फाइज की जानिब से अटॉर्नी जनरल को हिदायत की गई है कि वो हुकूमत से हिदायत लेकर अदालत को आगाह करें। केस की समाअत जो थी वो बूथ तक मुलतवी की गई और जस्टिस काजी फाइज ने रिमार्क में कहा है कि ये मामला जो है इस पर बेंच तश्कील देने के लिए चीफ जस्टिस को भेजा जाएगा। और जस्टिस काजी फाइज ने कहा कि जो वज़ीर आज़म तरक्याती फंड अरकान असम्बली को देते हैं वो किस कानून, आइन और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक देते हैं। क्या जो तरक्याती फंड दिया जाता है वो कानून, आइन और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक है। अगर फैसलों के मुताबिक हुआ तो ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। अगर जो तरक्याती फंड दिया जाता है वो आइन, कानून और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक ना हुआ तो इस पर कार्रवाई की जाएगी। जिसपर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वह हुकूमत से हिदायत लेकर अदालत को आगाह करेंगे। अब ये मामला जो है इस पर बेंच तश्कील देने के लिए चीफ जस्टिस को ये मामला भिजवाया जाएगा और मजीद जो है बुध के रोज जो है इस केस की समाअत मुलतवी हुई है। तो नोटिस जारी किए गए हैं, किन किन को नोटिस जारी किए गए? सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया गया है, उनको कोर्ट रूम में भी बुलाया गया था और बाकायदा नोटिस भी जारी हुआ है। इसके अलावा जो एडवोकेट जनरल हैं सूबाई, उनको भी नोटिस जारी किए गए हैं और आइंदा पेश होने की अदालत की जानिब से हिदायत की गई है। और आइंदा बात पर हुकूमती जो मौक़िफ़ है उसे अटॉर्नी जनरल आगाह करेंगे कि वज़ीर आज़म जो तरक्याती फंड जारी करते हैं अरकान असम्बली को वो किस कानून और किस जारी करते हैं। अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये भी कहा गया कि जो भी काम होगा वो कानून, आइन और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक होगा। कोई भी काम गैर कानूनी नहीं होगा। तो ये यकीन दहानी कराई गई अटॉर्नी जनरल की जानिब से। जो केस की समाअत है वो अब तो बुध के दिन होगी। केस की समाअत बुध तक मुलतवी कर दी गई है। जो भी काम होगा कानून और आइन के दायरे में रहकर होगा। अमानत हमारे साथ ही रहेगा। अपने नाज़रीन को बताएं, जस्टिस काजी फाइज ईसा ने वज़ीर आज़म की जानिब से अरकान असम्बली को तरक्याती फंड्स देने के नोटिस ले लिया है। अदालत ने एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिए हैं, जबकि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने नोटिस अखबारी खबर पर लिया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा है कि अदालती कार्रवाई पर बेंच बनाने के लिए मामला चीफ जस्टिस को अरसाल किया जाएगा। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि मैं हुकूमत से हिदायत लेकर अदालत को आगाह करूंगा। जो भी काम होगा वो कानून और आइन और अदालती फैसलों की रोशनी में किया जाएगा। अमानत गशकोरी हमें मुसलसल अपडेट करें इस पर। अमानत, एक बार फिर बताइएगा अदालती कार्रवाई के मुताबिक। जी बिल्कुल, जस्टिस काजी फाइज की जानिब से ये नोटिस दिया गया है कि उन्होंने अखबार में खबर पढ़ी कि वज़ीर आज़म जो है वो अरकान असम्बली को तरक्याती फंड जारी कर रहे हैं। तो वज़ीर आज़म की जानिब से अटॉर्नी जनरल को कोर्ट रूम में तलब किया गया और इस्तफसार किया गया कि वो बताएं कि वज़ीर आज़म किस कानून के तहत अरकान असम्बली को फंड जारी कर रहे हैं। जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो हुकूमत से हिदायत लेकर अदालत को आगाह करेंगे। ताहम जो भी काम होगा वो कानून, आइन और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक होगा। ठीक है, अमानत साथ ही रहेगा। हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफी, सीनियर तजियाकार सलीम बुखारी साहब ने। सलीम बुखारी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, नोटिस ले लिया गया है फंड्स पर। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने वज़ीर आज़म की जानिब से अरकान असम्बली को तरक्याती फंड्स देने का नोटिस ले लिया है और यह कहा है कि कोई भी काम आइन और कानून के मुताबिक ही होगा, उससे बाहर नहीं किया जाएगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि इन फंड्स की कोई कॉन्स्टिट्यूशनल सूरत हाल तो है नहीं। तरक्याती काम कराने के लिए तो लोकल बॉडीज होती हैं, उनका काम है ये तरक्याती काम कराने ग्रास रूट लेवल पे। ये बिदत जो है ये ज़ियाउल हक के दौर में शुरू हुई थी और बाद में किसी न किसी सूरत में ये जारी रही है। मेरे ख्याल से उनका ये नोटिस लिया जाना जो है वो ये बिलाखिर ये तय हो जाएगा कि क्या वज़ीर आज़म या हुकूमत जो है अपने MNA MPS को इस तरह के तरक्याती फंड जारी कर सकती है कि नहीं कर सकती। मेरे ख्याल से ये बड़ा बरवक्त नोटिस है, क्योंकि अगर ये नोटिस जो है ये लेने के बाद ये इख्तियार खत्म हो जाएगा वज़ीर आज़म का, तो फिर ये फंड सिर्फ बलदियाती
जो मुंतखब लोग होंगे उनके जरिए ही उनके इलाकों में खर्च हो सकेंगे। इसे तो पहले माजी में भी और अब भी ये समझा जाता है कि ये एक तरह की रिश्वत है, तो ये बिदत अगर खत्म हो जाए तो कोई मुज़ाकरा नहीं है इसमें। बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब, आप हमारे साथ थे। अमानत गशकोरी, आप हमारे साथ रहेगा। एक और अहम खबर से मुतल्लिक आपसे जाने, सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने के सदारती रेफरेंस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि कोई कानून मुंतखब रुकन को पार्टी उम्मीदवार को वोट देने का पाबंद नहीं करता, वोट फरोख्त करने के शवाहिद पर ही कार्रवाई हो सकती है। मजीद क्या कहा गया, अमानत से जानते हैं। अमानत बताएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत हुई है और समाअत के दौरान जो है वो अहम रिमार्क्स दिए गए हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान और जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि जो मौजूदा निज़ाम चल रहा है सीक्रेट बैलेटिंग का, अगर इसको सपोर्ट किया जाता है तो इसका मतलब है कि अपोजिशन जमातों जो है वो इस निज़ाम को सपोर्ट कर रहे हैं और इस निज़ाम को सपोर्ट करने का मतलब ये है कि वो वोटों की खरीदो फरोख्त को सपोर्ट कर रहे हैं। जबकि जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं कि अगर कोई अरकान असम्बली जो है वो वोट देता है तो उस पर क्या कबाहत है कि वो ओपन बैलेट के जरिए वोट दे। ठीक है, हमारे तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया। और अब आपको बताएं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मशकूक ट्रांजैक्शन केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मुस्तकिल जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने तिब्बी बुनियादों पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मुस्तकिल जमानत मंजूर की। साबिक सदर के वकील फारूक एच नाइक ने दलाइल दिए, कहा कि आसिफ अली जरदारी गिरफ्तारी के बाद 2 माह से ज्यादा रिमांड पर रहे। इस दौरान नैब आसिफ अली जरदारी से तफ्तीश कर सकता था, अभी भी शामिल तफ्तीश होने को तैयार है। मजीद क्या तफसीलात हैं, एहतशाम कयानी से जान लेते हैं। एहतशाम बताइएगा। देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मशकूक ट्रांजैक्शन केस में मुस्तकिल जमानत मंजूर कर ली है। इससे पहले आसिफ अली जरदारी उबूरी जमानत पर थे, अदालत में उनका केस चल रहा था और दलाइल दिए जा रहे थे नैब प्रोसिक्यूशन और आसिफ अली जरदारी के वकील फारूक एच नाइक की जानिब से। नैब ने इससे कबल आसिफ अली जरदारी की हाजिर इस्तिस्ना की दरखास्त पर जब एतराज उठाया तो फारूक एच नाइक ने बताया कि आसिफ अली जरदारी बीमारी के बायस अदालत में पेश नहीं हो सकते, तो उस पर अदालत ने मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया था। उस मेडिकल बोर्ड ने जो रिपोर्ट पेश की उसको मद्देनजर रखते हुए अदालत ने यह इस्तफसार किया कि नैब को इस मेडिकल रिपोर्ट पर कोई एतराज तो नहीं, जिस पर जो नैब प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने मुख्तलिफ फैसलों का हवाला देने की कोशिश की। तो अदालत ने ये इस्तफसार किया कि वाज़ेह तौर पर बताएं कि क्या इस मेडिकल रिपोर्ट पर नैब को कोई एतराज है, क्योंकि इससे कबल भी मेडिकल रिपोर्ट्स पर एतराजात आ चुके हैं। तो नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि इस अदालत ने मेडिकल बोर्ड बनाया, हमारा इस पर कोई एतराज नहीं है, तो इस बुनियाद पर अदालत ने तिब्बी बुनियादों पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जमानत मंजूर कर दी है। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। डाउ यूनिवर्सिटी कराची में कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाने की तकरीब हुई। तकरीब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर सेहत अज़रा पेचूहो ने शिरकत की। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सिंध ने कहा कि मुश्किल वक्त में साथ देने पर चीन के शुक्रगुजार हैं। सिंध को 83,000 कोरोना वैक्सीन मौसूल हुई है। वफाक की जानिब से रुकावटें हैं, चाहते हैं बराह रास्त चीन से वैक्सीन मंगवाएं। 2021 when the Chinese government, the Chinese people have come forward and given us this first vaccine of 500 doses free of cost. Thank you very much, Excellency. इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हेल्थ डिपार्टमेंट ने मुझसे कहा था कि उन्होंने चाइनीज़ गवर्नमेंट से बात की है, चाइनीज़ इदारों से बात की, इसलिए कि ये साइनोफार्म चाइनीज़ गवर्नमेंट की वैक्सीन है, किसी प्राइवेट इदारे की नहीं है, कि हम उनसे ये डायरेक्टली सिंध गवर्नमेंट ले लें। हमें जवाब आया है, थोड़ी रिलक्टेंस है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कि उन्होंने शुरू में रिलक्टेंस का इजहार ही किया है कि जी बड़ी शॉर्ट है वैक्सीन, आपको मिलेगी नहीं, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो हम आपको एनओसी इशू कर देंगे। तो हम उनको खत लिख रहे हैं, हम एनओसी दें। मेरी अभी एक्सेलेंसी चाइनीज़ काउंसिल जनरल साहब से फिर बात हुई, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है और हेल्थ डिपार्टमेंट डॉक्टर अजहर बात करेंगी ताकि हम अगर और एडिशनल डोजेस सिंध हुकूमत डायरेक्टली ले सके चाइनीज़ गवर्नमेंट से, एंड आई एम श्योर हमारी जो रिलेशनशिप है हुकूमत चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ इंशाल्लाह ताला हम कामयाब होंगे।
कराची के सर्विसेज अस्पताल में कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगाई जा रही है। अस्पताल में डॉक्टर नशवा को पहली वैक्सीन लगा दी गई। मजीद बताएंगी समीन नवाज। जी समीन। जी बिल्कुल, इस वक्त हम खालिद दीना हॉल में मौजूद हैं, जो कि सर्विसेज अस्पताल की जानिब से यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर कायम किया गया है और इस सेंटर में वैक्सीन लगाने के अमल का आगाज़ हो चुका है। अब से कुछ देर पहले ही मेरे साथ यहाँ पर डॉक्टर नशवा मौजूद हैं, जिनको वैक्सीन की पहली डोज दी गई है और पहली वैक्सीन इनको दी गई है। इनसे हम जानते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा इनका वैक्सीनेशन के हवाले से और मज़ीद लोगों को इसके बारे में क्या आगाही देना चाहिए। मुझे अभी लगा है कुछ देर पहले ही। आई फील फाइन, तबीयत बिल्कुल ठीक है मेरी। मुझे थोड़ी देर मॉनिटरिंग के लिए बिठाया है कि कोई इमीडिएट रिएक्शन वगैरह तो नहीं हो रहा हो। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है। डिज़ीज़ पूरी दुनिया में फैली हुई है, हर जगह वैक्सीन लग रहा है। जब तक वैक्सीन लगेगा नहीं तब तक हम डिज़ीज़ के नंबर्स को कम नहीं कर पाएंगे। सिर्फ अपने मुल्क में ही नहीं मगर पूरी दुनिया में लाखों लोगों को लग रहा है, पूरी दुनिया में लग रहा है। यूएस में, यूके, यूरोप, फार ईस्ट में, हर जगह लग रहा है। लगाएं, ज़रूर लगवाएं। आपकी सेहत के लिए इम्पोर्टेंट है, आपकी फैमिली के लिए, आपके मुल्क के लिए, पूरी दुनिया के लिए। डेफिनेटली गेट इट डन। बिल्कुल, कोरोना वैक्सीन जब अवेलेबल है और पाकिस्तान में आ चुकी है और कराची में आज से वैक्सीन लगाने के अमल का बाकायदा तौर पर आगाज़ भी हो चुका है, गो कि आज से पहले मरहले में तकरीबन 1,500 के करीब वो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, जो कि अस्पताल का अमला कहलाता है, स्टाफ कहलाता है, उनको वैक्सीनेटेड किया जा रहा है और उसके बाद सेकंड फेज़ में जो है फिर वो आम लोगों का जो है वो सिलसिला शुरू किया जाएगा वैक्सीन का। लिहाजा यही डॉक्टर्स का कहना है जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है कि इस वैक्सीन से डरने की ज़रूरत नहीं है, वैक्सीन ज़रूर लगवाएं और कोरोना से महफूज रहने के लिए ये वैक्सीन जरूरी है और इसके बारे में जो गलत खबरें फैलाई जा रही हैं उनसे भी बहुत शुक्रिया। तकरीब से खिताब में डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन का आज से आगाज हो गया। मुल्क में 10 करोड़ अफराद को वैक्सीन लग सकती है। वैक्सीन की अफादियत 79 से 86% है। कोशिश होगी साल के आखिर तक 70% आबादी को वैक्सीन लग जाए। साइनोफार्म के बारे में कुछ बताता चलूं, ये एक बड़ी ट्रस्टेड और अच्छी वैक्सीन है। इसकी जो अफादियत है वो तकरीबन 79 से 86% के दरमियान बताई जाती है, 79 से 86%, जो एक बहुत अच्छी शरह है। जो ये वैक्सीन्स हैं दुनिया भर में, ये तकरीबन सारी जो हैं वो 18 साल से ऊपर के उम्र के लोगों को लगाई जाती हैं। जिनको ये वैक्सीन लग सकती है तकनीकी एतबार से, टेक्निकली स्पीकिंग, मेडिकली स्पीकिंग, तो वो तकरीबन 100 मिलियन है, यानी 10 करोड़। इस साल के आखिर तक तकरीबन 2/3 या कह लें 70% जो हमारी एलिजिबल पॉपुलेशन है उस तक ये वैक्सीन पहुंच चुकी हो। जो पहला तरीन मरहला है वो आज जैसे शुरू हो गया। इसमें फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर, ये तकरीबन 0.5 मिलियन यानी 5 लाख लोग हैं हमारे अंदाजे के मुताबिक, और ये तमाम लोग जो हैं हमारे नेशनल डेटाबेस में रजिस्टर हो चुके हैं। दूसरा मरहला जो है उसमें हम 65 साल से ज़्यादा के जो हमारे शहरी हैं पाकिस्तानी, उनको ये वैक्सीन लगेगी। इनकी तादाद 9.5 मिलियन यानी तकरीबन 95 लाख लोग हैं। इसके बाद तीसरा मरहला आएगा जिसमें तमाम हेल्थ केयर वर्कर यानी कोरोना के फ्रंट लाइन के अलावा जो दीगर हेल्थ वर्कर्स हैं वो भी शामिल हैं। 6 लाख लोग हैं। और अब आपको बताएं, फॉरेन फंडिंग केस में नून लीग ने बैंक अकाउंट्स की तफसीलात तहरीक इंसाफ को देने की मुखालिफत कर दी। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी में तफसीलात के लिए दरख्वास्त दी। फरूख हबीब कहते हैं नून लीग ने एक अकाउंट जाहिर किया लेकिन उनके कई अकाउंट्स निकल आए। तफसील देखिए जिशान भट्टी की रिपोर्ट में। इलेक्शन कमीशन में नून लीग की मुबैना गैर मुल्की फंडिंग की तहकीकात के लिए स्क्रूटनी कमेटी का इजलास हुआ। मुस्लिम लीग नून के एहसन इकबाल और वकील जहांगीर जदून, जबकि दरख्वास्त गुजार फरूख हबीब और उनके वकील राना अफजल स्क्रूटनी कमेटी में पेश हुए। स्क्रूटनी कमेटी में नून लीग ने बैंक अकाउंट की तफसीलात तहरीक इंसाफ को देने की मुखालफत कर दी। कमेटी दरख्वास्त गुजार को नून लीग के अकाउंट देने या न देने से मुतालिक फैसला बाद में करेगी। स्क्रूटनी कमेटी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि 3 माह से इलेक्शन कमीशन ने PTI से शवाहिद मांगे हुए हैं। आज तक हमारे खिलाफ PTI कोई सबूत फराहम नहीं कर सकी। एहसन इकबाल ने वजीर आजम को प्राइम टाइम एंटरटेनमेंट करार दे दिया। ये ढोंग, ये ड्रामे, ये नाटक नहीं चलेंगे। PTI को उस फॉरेन फंडिंग का और उस मिस डिक्लेरेशन का जवाब देना पड़ेगा जो इन्होंने इलेक्शन कमीशन के सामने करके साबित किया है कि ये करोड़ों रुपए के अकाउंट्स में खुर्द बुर्द कर चुके हैं।
नून लीग और पीएस पार्टी के खिलाफ दरख्वास्त गुजार पीटीआई रहनुमा फर्रुख हबीब का कहना था कि नून लीग और पीएस पार्टी को किस बात का डर है जो रिकॉर्ड देने की मुखालफत कर रहे हैं। फर्रुख हबीब ने मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो को फंडिंग केस पर टीवी मनाजरे का चैलेंज दे दिया। मैं इनको चैलेंज देना चाहता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ मरियम सफदर को, मैं चैलेंज करता हूँ बिलावल को, मैं चैलेंज करता हूँ फजल रहमान को। आ जाएं, मीडिया के ऊपर बैठ जाएं, मनाजरा कर लेते हैं। मैं अपने सबूत ले आता हूँ, मरियम अपने सबूत ले आए, बिलावल अपने सबूत ले आए, फजल रहमान अपने सबूत ले आए। मीडिया के सामने तमाम रिकॉर्ड रख देते हैं, पता चल जाएगा किसने फॉरेन फंडिंग ली है, किसने नहीं ली, किसने मनी लॉन्ड्रिंग की है, किसने जाली अकाउंट्स बनाए हैं, ये तमाम चीजें सामने आ जाएगी। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी में पीपल्स पार्टी के खिलाफ गैर मुल्की फंडिंग की तहकीकात आगे न बढ़ सकी। स्क्रूटनी कमेटी पीपल्स पार्टी के बैंक अकाउंट्स का जायजा लेगी। जिशान भट्टी, 24 न्यूज, इस्लामाबाद। और अभी आपको बराह रास्त कराची ले चलते हैं, जहाँ पीपल्स पार्टी के रहनुमा निसार खोड़ा न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। असेंबली में अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही थी, अवाम को रिप्रेजेंट कर रही थी, जिसकी नेशनल लेवल पर एक कमेटी बनाई गई, जिसके कन्वीनर मियां रज़ा रब्बानी साहब थे। उन्होंने वो तारीखी काम किया जिसको हमको कहते हैं 18वीं तरमीम। ये तारीखी काम मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये हमें सूबाई खुद मुख्तारी का वायदा किया गया था, तो 83 में कॉन्करेंट लिस्ट सूबों को मिल जाएगी, लेकिन क्योंकि अमराना हुकूमत थी और सूबों की हैसियत को माना नहीं जाता था, इसलिए 83 तो कुजा हमें इतना सफ़र करना पड़ा, हमें इतना इंतज़ार करना पड़ा कि हम 2010 में जाके वो करने के काबिल हुए कि कंकरेंट लिस्ट सूबों को मिल जाए, यानी 27 साल के इंतज़ार के बाद हमें वो सूबाई खुद मुख्तारी मिली, जिसके लिए हर सूबा आवाज़ उठाता रहा, हर सूबा आवाज़ उठाता रहा कि हम 4 फेडरेटिंग यूनिट्स, जब आइन कहता है, जब 4 फेडरेटिंग यूनिट्स आइन कहता है, तो फिर फेडरेटिंग यूनिट्स की वो अख्तियारात में कमी क्यों हो? हम चारों सूबे मिलकर मुल्क बनाते हैं। पाकिस्तान जब बना था तब भी सूबों को देखा गया था कि उनके क्या फैसले हैं, तभी बलूचिस्तान के लिए कहा जाता है, तभी केपी के लिए कहा जाता है, तभी पंजाब के लिए कहा जाता है। ये तो और बात है कि पाकिस्तान बनाने की पहल की सिंध ने थी और बंगाल ने की थी। तो 18वीं तरमीम भी पीपल्स पार्टी की कोशिशों से, दूसरी जमातों के ताउन से वो हो सका, जिसकी वजह से अब हमें 18वीं तरमीम को बनाते हुए, कहते हुए फ़ख्र हासिल होता है। लेकिन इसमें पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटियां हैं उसका एक्ट भी बना था 2072 में। ये भी भुट्टो साहब के ज़माने में हुआ, ये भी भुट्टो साहब के ज़माने में हुआ कि एक्ट बना, और बाद में जो आया था आमिर जनरल मुशर्रफ, उसका एक्ट और ऑर्डिनेंस जो हुआ वो किसी काम का नहीं था और वो नाकाम रहा, ये मैं बताना, जमहूरियत को वापस लाने में क्या क्या कुर्बानियाँ हैं, इस आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्होंने क्या क्या कुछ नहीं किया, वो मैं फांसियों और कोड़ों और जेलों और गोलियों का जिक्र। रहनुमा पीपल्स पार्टी निसार खोड़ो कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मुलाहिजा कर रहे थे, यहाँ वक्त हो एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको बताएं, बल्दिया उज़्मा कराची ने हॉक्स पे साहिल पर हट्स मस्मार करने का फैसला कर लिया। साहिल पर 3 स्टार होटल और हट्स बनाने के लिए पहले से मौजूद 294 हट्स की लीज मंसूख कर दी गई। हट्स मालिकान ने लीज मंसूखी का फैसला मुस्तरद कर दिया है। मजीद क्या तफसीलात हैं, नवीद सदीकी से जान लेते हैं। नवीद, अपडेट कीजिएगा हमें। जी बिल्कुल, बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से जो है फैसला किया गया कि कराची की जो साहिली पट्टी है उस पर कायम हट्स हैं उनको मिसमार किया जाएगा, उनकी लीज जो है वो कैंसिल कर दी गई है और इन हट्स की जगह पर जो है 3 स्टार होटल्स और बैनुल अक़वामी तर्ज की जो रिजॉर्ट बनाई जाएगी। इस हवाले से जो हट्स मालिकान है वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मालूम करते हैं कि इस फैसले को कैसा देखते हैं। हम लोग यहाँ 200-300 साल से हैं, मकामी लोग हैं, हमें और कुछ आता नहीं, हमारा ज़रिया मुआश यही है। एक दिन में आके ये लोग मिसमार करके चले जाएंगे तो इनको क्या फ़र्क पड़ेगा? नहीं,
हमारी ज़िंदगी तो बर्बाद हो जाएंगी। जी, यहाँ मौजूद जो हट्स में मालकान और मजदूर हैं उनका कहना है कि हुकूमत की जानिब से रिजॉर्ट बनाने का और 3 स्टार होटल बनाने का फैसला तो कर लिया गया है, लेकिन यहाँ मौजूद जो 4 से 5 हज़ार अफराद हैं उनका जो रोज़गार है वो छीन लिया जाएगा। उसके हवाले से हुकूमत ने कोई हिकमत अमली नहीं बनाई। इसके हवाले से उनका की जो अपील है कि आला हुक्काम जो है तमाम तर मामले जो है नोटिस लें और उनका जो है रोज़गार जो है उससे उनसे ना छीना जाए। जी जी, बहुत शुक्रिया। स्टॉक मार्केट की बात करते हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान है। 100 इंडेक्स 3.5 साल बाद 47,000 के सतह अबूर कर गया। इस वक्त सूरत हाल क्या है जानते हैं नुमाइंदा 24 न्यूज़ हबीब खान, जो इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज में ही मौजूद हैं। हबीब बताएगा उतार चढ़ाव कैसा है यहाँ का। जी बिल्कुल, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज जो है वो कारोबार के आगाज़ से ही तेज़ी का रुझान है और सरमायाकार खासे ही जो है वो जो है एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। आज अगर बात की जाए इन्वेस्टमेंट के हवाले से तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अब तक जो है वो तकरीबन 400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया, जिसके बाद आज स्टॉक मार्केट ने मार्केट जो इंडेक्स है 100 इंडेक्स वो 3.5 साल की बुलंद तरीन सतह यानी 47,000 को जो है उसने अबूर किया और इस वक्त भी मार्केट में जो है वो खासे सरमायागार सरगर्म दिखाई दे रहे हैं। 100 इंडेक्स इस वक्त भी 350 से ज़ायद पॉइंट्स इजाफे के साथ जो है वो ट्रेड कर रहा है और मार्केट में जो सरमायाकार हैं उनका कहना यह है कि जो तेज़ी है वो जो नई पॉलिसीज़ हैं और इसके साथ साथ सीमेंट और स्टील सेक्टर में जो तेज़ी है उसकी वजह से देखने में आ रही है और सरमायाकार खासे सरगर्म है। गुज़श्ता दिनों में हमने देखा था कि हम साल के आगाज़ से ही 100 इंडेक्स जो है वो तेज़ी उसमें देखने में आ रही थी। 6% का जो है वो जनवरी में भी इजाफा रिकॉर्ड हुआ 100 इंडेक्स में और इस वक्त 100 इंडेक्स ने एक नई सतह 3.5 साल के बाद जो है तकरीबन 41 माह के अरसे के बाद 47,000 की जो सतह है उसको अबूर किया है। ठीक है अभी, बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी रहनुमा और अरकान असम्बली ने कराची में बल्दियाती इदारों की कारकर्दगी पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। बल्दियाती इदारों के अफसरान के खिलाफ शिकायत के अंबार लग गए। वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह ने म्यूनिसिपल कमिश्नर कोरंगी और वस्ती को ओहदों से हटाने का हुक्म दे दिया। आजाद नोडियो से जानते हैं, आजाद बताएगा क्या एक्शन लिया जा रहा है इनके खिलाफ। आजाद, आपकी आवाज सही नहीं आ रही, आपसे राब्ता करते हैं दोबारा। आपने नाज़रीन को बताएं पीपल्स पार्टी रहनुमा और अरकान असम्बली ने कराची में बल्दियाती इदारों की कारकर्दगी पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। बल्दियाती इदारों के अफसरान के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए गए। वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह ने म्यूनिसिपल कमिश्नर कोरंगी और वस्ती को ओहदों से हटाने का हुक्म भी दे दिया है। सूबाई वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह की ज़ेर सदारत बल्दियाती इदारों के इजलास में पार्टी रहनुमा और अरकान असम्बली बल्दियाती इदारों के अफसरान के खिलाफ फट पड़े। बताएंगे हमें आजाद नोडियो। जी आजाद। जी बिल्कुल, वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने बल्दियाती इदारों की कारकर्दगी के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर अरकान असम्बली और पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत करने का लिया है। इस हवाले से आज कराची हुआ जिसके रहनुमाओं और अरकान असम्बली ने शिरकत की। अरकान असम्बली बल्दियाती इदारों की कारकर्दगी पर अरकान असम्बली ठीक है, कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए और अब एक्शन लिया गया है। बहुत शुक्रिया आजाद नोडियो आपका। कराची में रूहानी बुजुर्ग अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार 2 माह बाद दोबारा खोल दिया गया है। कोरोना SOPs के तहत ज़ायरीन ने हाजिरी दे रहे हैं। मजीद जानते हैं तनवीर बहलीम से। जी तनवीर बताएगा। जी, सिंध सूफियों की धरती है, ज़मीन कहलाती है और आज जो तमाम मज़ारात दरगाहों पर जाने वाले ज़ायरीन हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है। सिंध भर के तमाम मज़ारात को आज खोल दिया गया है। तकरीबन 2 महीने 10 दिन के बाद ये मज़ारात दरगाहें खोली गई हैं। कोरोना की दूसरी लहर में ये तमाम मज़ारात को बंद कर दिया गया था। इस वक्त हम अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार में मौजूद है, जहाँ पर ज़ायरीन की एक बहुत बड़ी तादाद दुआ के लिए पहुँची है। यहाँ पर फातिहा खानी की जा रही है, दरगाह पर चादरें चढ़ाई गई है और पाकिस्तान मुल्क के लिए सलामती के लिए दुआ मांगी जा रही है। ज़ायरीन पर आने वाले से हमारी बात है, उनका यह कहना है कि उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी हुई इस खबर को सुनकर और उनकी तादाद हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे लोगों को पता चलता जा रहा है उनकी तादाद भी बढ़ती जा रही है। ज़ायरीन का यही कहना है कि जब भी यहाँ पर आते हैं तो उनको बहुत सुकून मिलता है। उन्होंने ना सिर्फ मुल्क के लिए दुआ मांगी बल्कि जो कोरोना की लहर है उसके लिए भी दुआ मांगी जा रही है कि वो इस वबा से पाकिस्तान की जान छूट जाए। अगर आप SOPs की बात करें तो सिंध भर में तकरीबन 78 से ज़ायद दरगाह मज़ारात हैं जहाँ पर SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए कोशिशें की जा रही है। अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पे किसी भी शख्स, चाहे छोटा हो, बुजुर्ग हो, ख़वातीन हो, किसी को भी अंदर आने की इजाज़त नहीं दी जाती जब तक उसने मास्क ना पहना हो। सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जा रहा है। इसी तरीके से सुबह और शाम के औकात में जो इंतज़ामिया है अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार की, औकाफ़ की जानिब से तमाम मज़ारात को धोया जाता है, डिसइंफेक्ट किया जाता है ताकि जो जरासीम उनको खात्मा किया जा सके। शहरी बहुत ज़्यादा खुश है और उनका ये कहना है कि वो SOPs पर अमल दरामद करेंगे ताकि ये मज़ारात हैं वो हमेशा से खुले रहें। के लिए बहुत शुक्रिया।
मटियारी में हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह 2 माह बाद खोल दी गई। ज़ायरीन कोरोना SOPs के तहत हाजिरी दे रहे हैं। कोरोना वायरस फैलने के खदशात पर दरगाह बंद की गई थी। मजीद तफसीलात मोहम्मद इफ्तिखार से जान लेते हैं। मोहम्मद इफ्तिखार, अपडेट कीजिएगा हमें। हाँ जी, मैं सब जो है सिंध के अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई की दरगाह पर मौजूद हूँ। तवील अरसे से कोरोना वायरस के पेश नज़र जो है सिंध की दरगाहें भी जो है बंद कर दी गई थी। आज जैसे ही ओपन हुई है तो जो है बड़ी तादाद में सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से ज़ायरीन लतीफ़ की आमद का सिलसिला जारी है। मर्द ख्वातीन बच्चे जो है हज़रत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई की मज़ार पर हाज़िरी देकर इन्हें ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। तो कोई मन्नतें मांग रहे हैं, कोई जो है यहाँ पर जो है शाह के रागी फ़कीरों से हज़रत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई का कलाम भी सुन रहे हैं। इन्हें रूहानी सुकून मिला है शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के रागी फ़कीरों से। SOPs के तहत जैसे ही दरगाह खुली है तो ना सिर्फ ज़ायरीन लतीफ़ को खुशी हुई है बल्कि दुकानदारों को भी खुशी का इज़हार किया है, जो कि तवील अरसे से कोरोना वायरस के पेश नज़र जो है दरगाह बंद थी तो इनकी दुकानें भी ठुप होकर रह गई थी। इन्हें भी शदीद मुश्किलात का सामना। आइए मेरे साथ जो है नौजवान मौजूद हैं ज़ायरीन लतीफ़, वो क्या कहते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने सुना हुकूमत सिंध हुकूमत का ऐलान सुना कि भाई दरगाह 100% खुली हुई है। हमने सुबह सवेरे दादू से निकल आए और यहाँ आके हमने साईं की हाज़िरी दी, चादर चढ़वाई, गुल निछावर किए। इनकी भी बात आपने सुनी, इनका भी यही कहना था कि जो है हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की दरगाह पे हाज़िरी देकर हमें रूहानी सुकून मिला है। जी बहुत शुक्रिया। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको बताएं, सेनेट इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून ने हुकूमती आईनी तरमीम की मशरूत हमायत का फैसला किया है। कौमी और सूबाई असम्बलियों में भी ओपन वोटिंग कराने की शर्त रखी जाएगी। तो हम खबर है ये कि सेनेट इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून ने हुकूमती आईनी तरमीम की मशरूत हिमायत का फैसला किया है। कौमी और सूबाई असम्बलियों में भी ओपन वोटिंग कराने की शर्त रखी जाएगी। इसी पर बात करते हैं, अवैस कियानी हमारे साथ है। अवैस बताएगा, नून लीग ने तो हिमायत का फैसला कर लिया है, दूसरी जो जमातें हैं उनका क्या मुतवक्किल मौक़िफ़ हो सकता है। देखिए, जो नून लीग का एक बड़ा फैसला सामने आया है, सेनेट इंतखाबात पर हुकूमती आईनी तरमीम की मुखालफत की जाएगी और ये बताया जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून की जो शर्त रखी गई है कि हम इस तरमीम पर गौर कर सकते हैं। उनका ये कहना है कि कौमी और सूबाई असम्बलियों में भी ओपन वोटिंग कराई जाए, तो ये एक अहम शर्त है। और वो कह रहे हैं कि आईनी तरमीम के तरीक़ाकार को इख्तियार किया जाना चाहिए। अगर हमारी तरमीम शामिल की गई तो वही इस पर गौर हो सकेगा, ना कि आईनी तरमीम 22 मिनट में कायमा कमेटी से पास करवाने से ये आईनी तरमीम नहीं होती। हुकूमत अपोजिशन का नुक्ता नजर भी जाने, तरमीम का तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए, तमाम इलेक्टेड इदारों पर वोटिंग ओपन करवा दी जाए। और उनका कहना है नून लीग का कि अगर तरमीम हमारी शामिल ना की गई तजवीज़ तो हम ऐवान में भरपूर इसकी मुखालफत करेंगे। साथ ही साथ नून लीग सेनेट इंतखाबात में पूरे वोट लेने के लिए पूरी उम्मीद है और सेनेट इंतखाबात में हिस्सा भी लेंगे और वोट भी पूरे लेंगे, ऐसा लीगी रहनुमाओं का दावा है, जो कि एक अहम फैसला हुआ है। कल रात जो एक इजलास हुआ है और अब हमारे ज़राए बता रहे हैं कि जो सेनेट के जो ओपन के हवाले से, जो बैलेट के हवाले से जो बातें चल रही हैं, तरमीम आ रही हैं, उस पर हुकूमती जो आईनी तरमीम की मुखालफत का कहा गया है। और अगर हमारी तजवीज़ शामिल ना की गई तो ऐवान के अंदर जो है इसकी भरपूर जो है मुखालफत की जाएगी और ऐवान के बाहर भी। बहुत शुक्रिया वैसे आपका। इलेक्शन कमीशन 11 फरवरी को सेनेट इंतखाबात का शेड्यूल जारी करेगा। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट के उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी की फराहमी का आगाज आज से ही कर दिया। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि सेनेट में 2 नशिस्तों के लिए कागजात नामजदगी इलेक्शन कमीशन सेक्रेटरीट से वसूल किए जा सकते हैं। ज़ीशान भट्टी हमारे साथ है। ज़ीशान बताएगा किस तरह की तैयारियां हैं आगे। बिल्कुल, देखिए, इलेक्शन कमीशन ने सेनेट का जो शेड्यूल है उस पर काम शुरू कर दिया और इलेक्शन कमीशन आइंदा हफ्ते 11 फरवरी को हतमी शेड्यूल जो है उसका ऐलान करेगा। पोलिंग की तारीख का ऐलान किया जाएगा। लेकिन जो उम्मीदवार हैं सेनेट की नशिस्तों के लिए, को इस्लामाबाद से 2 उम्मीदवार होंगे, सीटें खाली होंगी, जबकि सूबाई असम्बलियों में भी इंतखाब होगा, सेनेट के लिए पोलिंग होगी, तो वहाँ के उम्मीदवारों के लिए भी हदायतनामा जारी कर दिया गया और आज से ही कागजात नामजदगी शुरू कर दिए गए हैं। जो इस्लामाबाद से सेनेट के उम्मीदवार होंगे वो इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर से कागजात नामजदगी ले सकेंगे, जबकि जो सूबों से सेनेट के उम्मीदवार होंगे वो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स के दफातर से अपने कागजात नामजदगी ले सकेंगे। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने तमाम जो पार्टी की बुनियाद पर इलेक्शन में हिस्सा लेंगे सेनेट के, उनको हिदायत जारी कर दी कि वो पार्टी टिकट अपने कागजात नामजदगी के हमरा जमा करवाएंगे, जबकि आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने वाले के लिए। शुक्रिया आपका।
वज़ीर-ए-आज़म हाउस में यूनिवर्सिटी के क़याम में 6 साल लगेंगे। 1 साल में PC1 तैयार किया जाएगा। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने सेनेट की कायमा कमेटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इजलास में ब्रीफिंग दी है। तो आपको बता रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म हाउस में यूनिवर्सिटी के क़याम में 6 साल लगेंगे। 1 साल में PC1 तैयार किया जाएगा। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने सेनेट की कायमा कमेटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इजलास में ये ब्रीफिंग दी है। तो आपको बता रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में यूनिवर्सिटी के क़याम में 6 साल लगेंगे। लाखों कैनाल सरकारी रकबा वागुजार करवाने का दावा। महकमा एंटी करप्शन बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की अराजी का कब्जा वागुजार ना करवा सका। एंटी करप्शन ने 1.5 साल कबल शुरू की गई बबाए कौम की अरबों रुपए मालियत की अराजी पर कब्जे की इंक्वायरी सर्दखाने में डाल दी है। मजीद तफसीलात रिजवान नकवी से जान लेते हैं। रिजवान नकवी, अपडेट कीजिएगा हमें। जी बिल्कुल, एंटी करप्शन की जानिब से 1.5 साल कबल एक सोर्स रिपोर्ट पे इंक्वायरी का आगाज करके ये इंकशाफ किया गया था कि लाहौर के गुलबर्ग में वाक़े पेश जो एक बड़ा मारूफ शॉपिंग मॉल है उसके गिरदोरमाह में वाक़े कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, मोहतरमा फातिमा जिन्ना और लियाकत अली खान के नाम पे एक वक्फ ट्रस्ट की अराजी थी, जिसपे एंटी करप्शन ने सोर्स रिपोर्ट में इंकशाफ किया था कि अरबों रुपए मालियत की कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की अराजी पे कब्जा माफिया ने कब्जा कर रखा है और इस पे बड़े बड़े शॉपिंग प्लाजाज, मॉल्स, मार्केट्स और रिहाइशगाहें तामीर कर ली गई हैं। जबकि एंटी करप्शन की टीम 1.5 साल कबल इंक्वायरी जो कि शुरू की गई थी उसमें ताहाल किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंची। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। ट्वेंटी4 न्यूज लाया मजहबी रहनुमाई के लिए जस्टिस रिटायर्ड नजीर अहमद गाजी की मेजबानी में नया दीनी प्रोग्राम नूर सहर। अल्लामा अमीनुल हक शहीदी, डॉक्टर मोइन निजामी ने प्रोग्राम में शिरकत की। मजहबी स्कॉलर्स प्रोफेसर आजम नूरी और डॉक्टर मुजाहिद अहमद मिर्जा ने भी नूर सहर में सवालात के जवाब दिए। सिद्रा अनवर और निगत आसमा ने प्रोग्राम में खूबसूरत नात भी पढ़ी। तो आपको बता रहे हैं 24 न्यूज लाया है मजहबी रहनुमाई के लिए जस्टिस रिटायर्ड नजीर अहमद गाजी की मेजबानी में नया दीनी प्रोग्राम नूर सहर। अल्लामा अमीनुल हक शहीदी, डॉक्टर मोइन निजामी के प्रोग्राम में शिरकत की। मजहबी स्कॉलर्स प्रोफेसर आजम नूरी और डॉक्टर मुजाहिद अहमद मिर्जा ने भी नूर सहर में सवालात के जवाब दिए। इसी के साथ ही स्टूडियो से फिलहाल कितना ही हमारे साथ रखिए। 24 न्यूज, बाखबर 24 घंटे।